हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाई संदीप सर पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक काफी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोगों के कमेंट से ही पिक किया गया है। एनएचपीसी जेई का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे आप मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे आप सिविल ब्रांच हो, अगर आप एज अ जूनियर इंजीनियर एनएचपीसी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होंगी। उन तमाम चीजों को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने का हम लोग कोशिश करेंगे। जैसा कि मेरे हर वीडियो में मैं एक बात बोल के चलता हूँ, वही बात मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंदी नहीं, लेंथी होगा। ये थोड़ा से ज्यादा लेंथ का हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मे बी हाफ आवर का हो सकता है, 20 से 25 मिनट का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें बताई जाती हैं वो एक तो ऑथेंटिकेट चीजें होती है, ऑथेंटिक चीजें होती है। दूसरी काफी डिटेल्स में बता दी जाती है ताकि इससे रिलेटेड अगर दूसरा कोई आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे के रखा है ऑलरेडी, यहाँ देख सकते हैं कि एनएचपीसी जेई वर्क प्रोफाइल के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। और सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का लेते हैं, फिर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूँ एनएचपीसी जेई, अगर हम लोग जेई में यहाँ सिविल लिखने का मतलब जेई हम लोग हेडिंग दे दिया, यानी जो भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो सिर्फ जेई के लिए बात करने वाले हैं। तो जेई में सिविल से अगर आप जेई हैं तो आपके ऊपर कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे, तो उस बात को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं बात कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग में। तो आपका जैसे कि सिविल से रिलेटेड जैसा कि आपको पता है, एनएचपीसी पहले यहाँ पे सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से रिलेटेड बात को समझने के लिए आपको एनएचपीसी का एक फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, पावर कॉर्पोरेशन। मेरा राइटिंग काफी ही सुंदर है तो थोड़ा सा राइटिंग को आप लोग मैनेज करके चलिएगा। अब यहाँ देखिए चीजें बताने का पर्पस क्या था। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, यानी यहाँ पे जो हम लोग का मेन मुद्दा है, एनएचपीसी जो मेन वर्क करती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बिजली बनाने का काम करती है। और पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले आप हम लोग जब सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो पावर जनरेशन चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पावर प्लांट के बारे में भी पढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में काम करने के लिए या पानी से बिजली बनाने के लिए हमको सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए होता है वो डैम चाहिए होता है। डैम, अभी से डैम को से लेकर डैम बनाने से मेरा क्या हो जाता है कि पानी स्टोर एक जगह कर सकते हैं, लेकिन ये स्टोर एक जगह कर लेने से बिजली तो बन नहीं जाएगा। इस पानी को कहीं ले जाके हमको किसी एक स्पीड में किसी टरबाइन पे डालना होगा। एक्चुअली में डैम जहां से पानी स्टोर करते हैं वहां से लेकर टरबाइन तक पहुंचने में जो मेन भूमिका होता है स्टार्टिंग फेज में, जैसे डैम बनाने का, तो जो डैम बनाने का काम जो मिलेगा वो स्वाभाविक सी बात है किसको मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को तो मिलेगा नहीं। ये आपको किसको मिलेगा, सिविल, यानी सिविल में अगर जूनियर इंजीनियर आप है तो डैम से रिलेटेड आपका वर्क पे पोस्टिंग हो सकती है। दूसरी बात, टनल। जब डैम बनाना होता है उस समय क्या होगा आपका, एक तो एनएचपीसी के जो भी साइट होता है, मतलब जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट रहता है, वो हिली एरिया में होता है। हिली एरिया में होने का रीजन आप लोग समझ सकते हैं, पानी का स्पीड जो हमको ज्यादा मिलेगा वो हिली एरिया में ही मिलेगा। और हिली एरिया में एक और प्रॉफिट होता है हम लोग के साथ कि दो तरफ से पहाड़ रहता है, हमको सिर्फ किसी एक साइड से ही घेर के हम लोग बांध बना लेते हैं तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है। वैसे स्थिति में डैम बनाने के प्रोसेस में हमको क्या होता है, पानी को डाइवर्ट करके कहीं ले जाना होगा तो वहां पे हमको टनल बनाना पड़ता है। तो जो टनल का काम होगा वो भी आपको किनके अंतर्गत में आएगा, सिविल वाले के अंतर्गत में आएगा, यानी सिविल ब्रांच से जो भी बिलोंग करते हैं तो आपका काम टनल में भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। नेक्स्ट बांध बन जाएगा आपका। जो भी डैम बनता है डैम के ऊपर एक लिमिट रहता है, उससे ऊपर जैसे ही जाए तो बांध पे बहुत ज्यादा प्रेशर आके वो जो भी डैम रहेगा वो टूट ना जाए, उसके लिए हम लोग पढ़े थे जब हम लोग डिप्लोमा सेमेस्टर में पढ़े थे, तो स्पिलवे बनाया जाता है। तो स्पिलवे का जो काम है ये भी आपका किस में आ जाएगा, आपका सिविल के अंतर्गत ही आ जाएगा, स्पिलवे।
नेक्स्ट जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बगल में मैंने पहले से आज लिख के रखा है, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाया था तो एट अ टाइम फिर सोच-सोच के बनाने में चीज़ें सुविधाजनक नहीं होती है, इसलिए मैंने पहले से पेज पे लिख के रखा है ताकि आपको समझाने में चीज़ें आसान हो। स्पिलवे के बाद में मैं बात करूँ तो पावर हाउस अगर मैं बनाने की बात करूँ, सॉरी, सॉरी, सॉरी। हाँ, मेन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पावर हाउस बनाने का, पावर हाउस बनाने का काम भी कौन करेगा आपका? सिविल वाला ही करेंगे। अब इस सभी प्रोसेस में जो भी एम्प्लॉय रहेंगे उसके लिए कोई रहने का भी व्यवस्था होगा, कॉलोनी वगैरह भी बनाना होगा। तो जो कॉलोनी बनाना होगा, ये काम भी कौन करेंगे? तो आपके सिविल इंजीनियर ही करते हैं। नेक्स्ट बात करें बांध बनाने के प्रोसेस में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, तो कंक्रीट जैसे हो गया, स्टील की फाउंडेशन हो गया, क्वालिटी चेक हो गया, यानी क्या क्या बात कर दिया मैंने? कंक्रीट का बात करें, स्टील स्ट्रक्चर का बात करें, स्टील स्ट्रक्चर या फाउंडेशन का बात करें, फाउंडेशन, ये सभी काम जो हो जाएगा किन के अंतर्गत में आ जाएगा? आपका सिविल के अंतर्गत में आ जाएगा। और ये सब काम करने के प्रोसेस में ये जो भी काम होगा एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारा काम ऐसे होते हैं, नेक्स्ट हम लोग पेज ले लेते हैं, जो कि काम आप डायरेक्टली नहीं करते, काम करता है कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को जो काम अवार्ड हुआ है वो अपने सही रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर है या कुछ स्टैंडर्ड जो किसी भी मटेरियल का हो गया या कंक्रीट का हो गया, जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जारी किया जाता है एनएचपीसी के द्वारा, वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सभी काम को मॉनिटर करने का भी काम आपका मतलब यहाँ पे हो सकता है। और मॉनिटर करके आपको साइन भी करना होता है कि ये काम आपके सुपरविजन में हुआ है और सही हुआ है। और वैसे स्थिति में आप गलत तरीके से अगर काम किए रहते हैं तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, ये भी ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा जो भी काम करेगा तो कंट्रैक्टर तो उसको पैसा भी आपको पे करना होगा, तो पैसा पे करने के लिए आपका बीओक्यू का भी काम करना होता है, यानी बिल ऑफ क्वांटिटी, कितना काम हुआ उसके अकॉर्डिंग आप बिलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये सब काम आपके सिविल के अंतर्गत आ जाते हैं। और यहाँ पे एक और चीज है जो मेन मुद्दा समझने की है कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में आफ्टर पावर प्लांट बनने के प्रोसेस में कंस्ट्रक्शन फेज में एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा जरूरत होता है वो सिविल वाले को ही जरूरत होता है। एक बार प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज में आ जाता है, प्रोजेक्ट से बिजली बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे सिविल वाले का काम ऑलमोस्ट समाप्त हो जाता है और वहां से आपका एक्चुअल में काम किनका शुरू हो जाता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ हम लोग देख लिया कि सिविल वाले जो भी कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट हमारे दोस्त सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग से फॉर्म फिलअप किया, सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, आप अगर एनएचपीसी में एज ए जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट होते हैं तो आपको कौन कौन से काम, कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऊपर आ सकती है, इस बात को हम लोग पूरे विस्तार से यहाँ पे समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं मैकेनिकल पे। मैंने पहले सिविल, पहले उसके बाद मैकेनिकल, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिकल बताने का पर्पस है क्योंकि मैं खुद भी इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल को थोड़ा सा लास्ट में हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में आप आएंगे तो आप कौन कौन सा काम करना होगा। इस कारण से अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो बात करते हैं तो हम लोग मैकेनिकल ले लेते हैं। अगर आप मैकेनिकल से जूनियर इंजीनियर हैं और आप एनएचपीसी में एज ए जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से काम यहाँ पे देखने को मिलेंगे? आपको पता है जो टरबाइन होता है, हालांकि इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ना है लेकिन इलेक्ट्रिकल में हम लोग सिर्फ डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसका पर्पस पढ़ते हैं कि किस काम का होता है। लेकिन ये टरबाइन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका मटेरियल का, उसका डिजाइन, जो ये डिटेल्स जो चीजें पढ़नी होती है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल में नहीं पढ़ के वो मैकेनिकल में पढ़ना होता है। और जो सब्जेक्ट मैकेनिकल में पढ़ेंगे इसका मतलब अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ज्वाइन करते हैं तो टरबाइन के इंस्टॉलेशन में, टरबाइन को जब लगाया जाएगा किसी साइट पर, इंस्टॉलेशन के समय उसका क्वालिटी चेक करना, जो भी उससे रिलेटेड चीजें आपके सुपरविजन में होगी और वहां पे आपको इस चीज को मॉनिटर करना होगा। एक मत मान के चलेंगे कि ऑलमोस्ट चीजें कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही होती है लेकिन आपके सुपरविजन में होती है उसके लिए, और वहां पे आपके सुपरविजन में होने के बाद आपको साइन करना पड़ता है। इन केस कुछ उसमें फर्जीवाड़ा होता है तो बाद में आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा बात है मैकेनिकल फॉल्ट, जैसे मानते हैं पेन स्ट्रोक लगाया गया है, एचएम का वर्क होता है, जैसे कि भाल्व गेट लगाया गया है जहां से पानी को मतलब इंटर करेंगे, आप डैम से पानी को डाउन स्ट्रीम में लाएंगे। क्या क्या मैंने बोला यहाँ पे, या तो भाल्व गेट का बात हो, भाल्व गेट,
या मैकेनिकल फॉल्ट का मतलब जहाँ पे मैकेनिकल से रिलेटेड कोई फॉल्ट आएगा तो उसको चेक करने का भी काम आपको किन के अंतर्गत में आ जाएगा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत में आएगा। इसके बाद वर्कशॉप एंड ट्रांसपोर्ट डिवीजन होता है। वर्कशॉप एंड ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप एंड ट्रांसपोर्ट पे क्या हो सकता है, बड़े बड़े इक्विपमेंट रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ प्रोजेक्ट। बड़े साइट पे बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा इक्विपमेंट, जैसे कि आपको डोजर देखने को मिल सकता है, जेसीबी देखने को मिल सकता है, क्रेन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो भी व्हीकल होगा इन सभी का देख रेख मेंटेनेंस करने का भी जो काम होता है वो भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो बोले तो मैकेनिकल जेई जो होते हैं इन सभी चीजों को भी देखने का काम मैकेनिकल जेई ही करते हैं। तो कुल मिला के मैकेनिकल का भी मैंने बात कर दिया। यहाँ पे टरबाइन बेल्ट होगा, एचएम हाइड्रोलॉजिक, एचएम से रिलेटेड वर्क होता है। ये सभी काम जो करता है वो कौन सा आपका करता है, मैकेनिकल। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी जो एक्चुअल में यहाँ पे या मैकेनिकल से जो जेई होते हैं उनका भी ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होता है वो एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, यानी बोले तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे, जो प्रोजेक्ट नया बन रहा होता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे। एक बार जब प्रोजेक्ट रनिंग हो जाएगा तो मैं फिर से वही बात बोलूंगा, रनिंग होने के बाद में सिविल और मैकेनिकल का ऑलमोस्ट काम डन हो जाता है, बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आगे के जो चीजें मॉनिटर करने के लिए रहती हैं तो फिर वो हमारे इलेक्ट्रिकल वाले जो भी दोस्त हैं उनके ऊपर आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज में हो तो आप इलेक्ट्रिकल वाले का कोई काम नहीं रहता है। अब इस चीज को हम लोग समझने के लिए अभी हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल पे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं तो आपको कौन कौन से काम करने को मिल सकते हैं। तो देखिए, नाम ही है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, पानी से बिजली हमको बनाना है। तो बिजली बनाने के लिए आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो बिना इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बिजली तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्या क्या वर्क हो सकता है पहले आप ध्यान देंगे। तो स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात करें पावर स्टेशन हमको बनाना पड़ेगा। तो पावर स्टेशन पे जो आपका ड्यूटी हो जाएगा ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन, या बात करें ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा आफ्टर रनिंग कंडीशन। स्काडा आप लोग पढ़े होंगे, स्काडा के थ्रू सभी चीजें को हमको मॉनिटर करने की बात हो। ये सभी काम जो भी होगा ये किन के अंतर्गत में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वालों के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा सॉरी मैंने जनरेटर तो छोड़ दिया, इसके अलावा जनरेटर इंस्टॉलेशन की बात हो, टरबाइन इंस्टॉलेशन की बात हो। अब यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि टरबाइन तो मैकेनिकल वाले बताए थे आप, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल तीनों को कॉमन साथ में रख के चीजों को इंस्टॉल कराना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ सिविल वाले अकेले कर लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ मैकेनिकल वाले करते हैं, और कुछ चीजें कॉमन होती है जिसमें सभी को रहना मतलब नेसेसरी होता है। जैसे टरबाइन इंस्टॉलेशन के समय मैकेनिकल वाले की भी जरूरत पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल वाले की भी जरूरत पड़ेगा। ऐसे जगह टरबाइन इंस्टॉलेशन जहाँ होता है वैसे डिवीजन में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो। इसके अलावा कहीं भी सिस्टम में फॉल्ट आता है, पावर स्टेशन में फॉल्ट आता है, पावर प्लांट में फॉल्ट आता है, तो उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना और रेक्टिफाई करना। फॉल्ट का मतलब समझ गए, फॉल्ट अगर आता है तो इसको आइडेंटिफाई करना है कि फॉल्ट कहाँ आया है, आइडेंटिफाई करना है, और पता चल गया कि फॉल्ट यहाँ पे है, तो इसको रेक्टिफाई करना। कैसे इस फॉल्ट को रेक्टिफाई किया जाए, फॉल्ट को हटाया जाए और उसको सही रनिंग कंडीशन में लाया जाए, ये दोनों काम जो रहेगा आपके अंतर्गत में भी आएगा। इसके अलावा रिले टेस्टिंग की बात करें, रिले आप लोग पढ़ाई किए होंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें, टेस्टिंग की बात करें, या ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आती है, या बात करें ट्रांसफार्मर हो गया आपका, पावर स्टेशन में फॉल्ट तो हम लोग यहाँ बात कर ही लिए। इन सभी जगहों पे कोई दिक्कत आती है, इन सभी इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको समाधान इसका करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा मेरे तरफ से आपके लिए वर्क प्रोफाइल। अब इन सभी का मैं कंक्लूजन अपने तरफ से बता दूं, जो चीजें मैंने लिख के लाया था वो तो मैंने चीजें शेयर कर ली। अब अपने तरफ से कंक्लूजन मैं बता देता हूँ। कंक्लूजन आपका कुल मिला के ये रहा कि अगर आप चाहे सिविल ब्रांच से हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, चाहे मैकेनिकल ब्रांच से हैं, सभी का कुछ स्पेशल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ वो जिस स्ट्रीम से पढ़ के आए उस स्ट्रीम से रिलेटेड वर्क मिलता है। लेकिन
ये अधिकार एनएचपीसी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन अगर ऐसा जरूरत महसूस होता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो किसी और स्ट्रीम से होने के बावजूद आपको किसी दूसरे स्ट्रीम में पोस्टिंग दिया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो मैं सपोज करता हूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूं, लेकिन अगर एनएचपीसी को लगता है कि मैकेनिकल डिवीजन में अभी, या वैसे डिवीजन में जहाँ पे मैकेनिकल या सिविल का वर्क हो रहा है, लेकिन हमारे पास मैन पावर की कमी है और इलेक्ट्रिकल डिवीजन में मैन पावर की अधिकता है, वैसे स्थिति में आपको इलेक्ट्रिकल से निकाल कर मैकेनिकल का सिविल में पोस्टिंग किया जा सकता है। ये राइट अपने पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रखती है। तो ये रहा कुल मिला के आज हम लोग एक सिंपल वे में जो भी चीजें है उसको समझने का कोशिश किया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। राइटिंग को थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, क्योंकि इतना सुंदर राइटिंग तो आपको कभी कभी ही कहीं कहीं ही देखने को मिलता होगा। हालांकि मैंने हर चीज को बोल के समझाने की कोशिश किया है, मे भी आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही हो, लेकिन मैंने हर चीज को बोला है, तो अगर उस चीज पे ध्यान दिए हो तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसी के साथ आज हम लोग इस वीडियो को खत्म मतलब समाप्त करेंगे। बाकी मेरे से जुड़ने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा। जिस नंबर पे आप हेलो हाय लिख के मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाई संदीप सर में, जिसमें काफी बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। वहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। काफी सारे स्टडी मटेरियल जो मेरे पास जैसे जैसे उपलब्धता होती है वैसे वैसे मैं उसमें शेयर करता हूँ। काफी चीजें, सूचना भी उसमें शेयर होती रहती है। दूसरा तरीका है मुझसे जुड़ने का कि आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नए वीडियो के साथ। और लाइव आने में अभी थोड़ा सा नेटवर्क का यहाँ प्रॉब्लम हो गया है। मैं जिस वाईफाई से आता था उस वाईफाई में बिजली गरजने की वजह से, त्वरित होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, और मोबाइल के नेटवर्क से लाइव आने में फिर वीडियो का क्वालिटी घट जाता है। तो मैं भी अभी एक कल सैटरडे है, कल भी लाइव नहीं आ पाऊँ, और संडे को हम लोग लंबा चर्चा करते हैं लाइव वीडियो में भी। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके तो जरूर से जरूर रखिए। और वीडियो अच्छा या खराब जो भी लगे लाइक डिसलाइक कीजिए, और कमेंट में अपना सुझाव कुछ भी देना चाहते हैं तो जरूर से जरूर दीजिए, ताकि मुझे भी एक हौसला मिले कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ शायद अच्छा कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो वो आप जब तक सजेशन नहीं देंगे तो चीज़ें पता चलती नहीं है। तो ठीक है दोस्त, इतना ही आज के लिए, थैंक यू।